हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरेंद्र पांडे। स्टडी IQIAS हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आप मेरे साथ सुबह 8 बजे इस क्लास पे जुड़ते हैं, तो बिल्कुल जुड़ना शुरू कर दें। क्लास आपकी लाइव है, बिल्कुल क्लास आपकी लाइव है। आप हमेशा एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद के साथ मेरे साथ जुड़ते हैं। आज भी एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है आपके लिए। हालांकि थंबनेल पे आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन इस अनुच्छेद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि संपूर्ण भारतीय न्यायिक प्रणाली, न्यायिक व्यवस्था के लिए ये आधारभूत है। क्योंकि हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो हम एकीकृत न्यायिक प्रणाली को स्वीकार करने वाले देश हैं। यद्यपि हमारा संवैधानिक योजना संघात्मक है, बावजूद इसने हम लोग न्यायपालिका के संघात्मक ढांचे की बजाय न्यायपालिका के एकीकृत व्यवस्था को स्वीकार किया। इस व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी जो व्यवस्था जिम्मेदार है वो ये अनुच्छेद है, जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस अनुच्छेद की ताकत जो निचले निम्न न्यायपालिका तक पहुंच स्थापित करती है और निम्न न्यायपालिका की पहुंच ऊपर तक, यहाँ तक शीर्ष तक स्थापित करती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा। और इसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सीरीज में अनुच्छेद 124। क्या इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 124 के द्वारा, ये अगर हम देखने का प्रयास करें तो आपको यहाँ महत्वपूर्ण अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय देखने को मिल रहा है। अब अगर इस उच्चतम न्यायालय की अगर आप बात करोगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत कि किस तरीके से हमारे उच्चतम न्यायालय का संगठन है, इसमें नियुक्तियां कैसे होती हैं, और साथ ही साथ इस उच्चतम न्यायालय की और भी जो बातें हैं वो क्या हैं। तो आइए समझते हैं आज अपने इस क्लास को। इस क्लास में सीधे हम लोग संविधान की ही व्यवस्था उठाएंगे, बेयर एक्ट को ही उठा के समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है इसमें खास। अनुच्छेद 124 साफ साफ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है आर्टिकल 124, जिसमें उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात है। ध्यान रखिएगा, इसमें लगभग लगभग 6 नहीं 7 क्लाज हैं, 7 उपखंड आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक एक उपखंडों की हम लोग बात करेंगे क्योंकि हमें अनुच्छेद 124 समझना है, तो एक एक उपखंडों को बारी बारी करके समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अनुच्छेद 124 के एक में साफ साफ बताया गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। एक मतलब एक ही होगा, दो उच्चतम न्यायालय नहीं होगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बताई गई है वो बताई गई है कि जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, और जब तक कि संसद विधि बना के ये तय न कर दे कि कितनी और संख्या होगी अन्य न्यायाधीशों की, तो तब तक 7 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर ये सुप्रीम कोर्ट बनेगा। आर्टिकल 124 का 1 कहता है कि 7 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश से मिलके हमारा सुप्रीम कोर्ट बनेगा, जब तक कि संसद अन्य न्यायाधीशों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करती है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ न्यायाधीशों की, अन्य न्यायाधीशों की संख्या क्रमिक रूप से समय के साथ बढ़ती रही है। और अब ये संख्या बढ़कर, अब ये संख्या जो है वो बढ़कर 34 हो गई है। अभी अगर वर्तमान की हम लोग बात करें तो वर्तमान की ये संख्या जो है बढ़कर 34 हो गई है, या 33 + 1 हो गई। संख्या इतनी अब हमारी जो है बढ़कर हो गई है। कभी कुल 8 न्यायाधीशों की बात होती थी, आज 34 न्यायाधीशों की बात हो रही है। तो ये 124 के एक से, अर्थात 124 के एक में ही बताया गया है कि संसद को ये अधिकार है कि वो अन्य न्यायाधीशों, संसद को ये अधिकार है कि वो अन्य न्यायाधीशों की संख्या समय समय पर बढ़ा सकती है। ये 124 का एक है। अब 124 के 2 के बारे में देखते हैं। 124 का जो खंड 2 है वो क्या कहता है। देखिए, 124 के खंड 2 की बात करें तो ये कहता है कि राज्यों के उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद, जिससे राष्ट्रपति इस मामले के लिए ठीक समझे। अर्थात हम बात कर रहे हैं 124 के 2 में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में। तो कहा गया कि उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात
जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा लेख सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक 65 वर्ष की आयु पूरा नहीं कर लेता। ठीक है, तो यहां पर कहा गया कि हमारा जो राष्ट्रपति है उसको यह अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करे। इस संबंध में वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से जिनसे आवश्यक समझे परामर्श करना कर सकता है, तत्पश्चात न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। लेकिन इन न्यायाधीशों में अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात होगी तो ये प्रक्रिया लागू होगी, अन्य न्यायाधीशों में भी लागू होगी। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कहा गया है कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय हमारा राष्ट्रपति हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से नहीं पूछे, लेकिन एक प्रायोरिटी है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में कि जब भी मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायमूर्ति की नियुक्ति की बात होगी, अर्थात मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात होगी, तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से सदैव परामर्श किया जाएगा। अर्थात ये जो परामर्श है चीफ जस्टिस से, ये महत्वपूर्ण बात है। और इस परामर्श वाली बात के आधार पर आप लोगों को आइडिया है कि न्यायाधीशों से संबंधित पहला वाद, दूसरा वाद, तीसरा वाद, इवन चौथे वाद तक की बात हुई। कहने का मतलब है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश से जो परामर्श की बात है, ये परामर्श है क्या? इस परामर्श को हम क्या समझें? परामर्श समझें या बाध्यकारी समझें? तो इसके लिए न्यायाधीशों से संबंधित पहला वाद आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये परामर्श परामर्शकारी है, बाध्यकारी नहीं है। फिर दूसरा केस आया जिसमें कहा गया परामर्श परामर्शकारी नहीं है, बाध्यकारी है, अपने फैसले को उलट दिया गया। तीसरा केस आया, कहा गया ये परामर्श केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श नहीं होगा बल्कि एक कॉलेजियम होगा, उसका परामर्श होगा। तो इस तरीके से तीन तीन बड़े केस केवल इस परामर्श को समझने के लिए आए, इसलिए इंपॉर्टेंट। कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पदत्याग कर सकेगा। नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा, चीफ जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है। अब दो यहाँ पे परंपराएं बन गई हैं जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। वो दो परंपराएं कौन सी हैं? पहली परंपरा ये है कि सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही चीफ जस्टिस बनाया जाता है, सीजीआई बनाया जाता है, ये परंपरा है। जबकि संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है कि जो भी सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा राष्ट्रपति उसको चीफ जस्टिस बनाएगा। संविधान में लिखा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से और राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से जिससे उचित समझे परामर्श कर सकता है। दूसरा ये परंपरा बन गई है, दूसरा परंपरा ये बन गई है कि जब कभी मुख्य न्यायाधीश के परामर्श की बात होगी तो अब यहाँ मुख्य न्यायाधीश की परामर्श नहीं बल्कि कॉलेजियम का परामर्श होता है, कॉलेजियम का परामर्श होता है। और कॉलेजियम का कोई कानून नहीं है, कॉलेजियम का कोई कानून नहीं है, बल्कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है। उस निर्णय को ही हम कानून के रूप में मानते हैं क्योंकि ऐसा कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश कानून के रूप में मान्य होंगे। ये कानून है नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण इसको माना जाता है। और जब भी बात मुख्य न्यायाधीश के परामर्श की आती है तो वास्तव में वो परामर्श मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से मिलकर एक कॉलेजियम है, उसका निर्णय होता है और वहां पर निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। ये बात ठीक है। किसी अन्य न्यायाधीश को खंड 4 से संबंधित रीति द्वारा हटाया जाएगा। दो बातें बताई गई हैं, एक तो न्यायाधीश चाहे तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे के हट जाए या संसद जो है उसे हटा सकती है और इसका उल्लेख खंड 4 में है, मतलब 124 के 4 में है। कैसे न्यायाधीश हटाया जाएगा इसकी बात 124 के 4 में दी गई है, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। 2 पढ़ रहे हैं, 124 का 2, 124 का 4 आगे आएगा, तो उसके द्वारा भी हटाया जा सकेगा। साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु से संबंधित अगर कोई मामला फंसता है, आयु से संबंधित कोई डिसीजन, कोई निर्णय लेने की बात आती है, तो यहाँ पे कहा गया है कि संसद विधि बनाकर इसका निर्णय करेगी। संसद स्पष्ट कानून बनाएगी
कि आयु का मामला क्या होगा, 65 वर्ष है, 62 वर्ष है या अन्य कोई मामला होगा, तो उसका निर्धारण कौन करेगी? संसद कानून बनाकर करेगी। और आज वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पे रहते हैं। ये न्यायपालिका ने, ये संसद के द्वारा बनाए गए कानून से होता है। लगे हाथ 3 देख लेते हैं। 124 का 3, अनुच्छेद 124 समझना है। 103 ये कहता है कि कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य कब होगा, अर्हता क्या होगी। अर्थात 124 के 3 में योग्यता की बात की गई है कि उसकी योग्यता क्या होगी। एक तो योग्यता हमेशा से कॉमन है कि वो भारत का नागरिक हो। इसके अलावा क्या योग्यता होगी? तो और कहा गया है कि किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। पहला, भारत का नागरिक हो, ये 124 के 3 में लिखा है। और दूसरा वो 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में न्याय देने का काम किया हो लगातार, या तो वो अलग अलग हाई कोर्ट में या किसी एक ही हाई कोर्ट में। अगला, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा। एडवोकेट की बात है तो 10 साल तक अगर उसने न्याय देने का काम किया है, 10 वर्ष तक अगर वो अधिवक्ता रहा है, तो फिर उसे नियुक्ति मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश में। या आखिरी बात है कि राष्ट्रपति के राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, राष्ट्रपति के नज़र में वो विधिवेत्ता हो, विधि विशेषज्ञ हो। इनमें से एक योग्यता हमेशा के लिए कॉमन होगी और वो है भारत का नागरिक होना। बाकी जो 3 योग्यता ए, बी, सी में लिखा गया है, इनमें से कोई एक पूरा करता हो। या तो हाई कोर्ट का 5 वर्ष से न्यायाधीश रहा हो, या 10 वर्ष से अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विधिवेत्ता। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये पारंगत विधिवेत्ता वाला उच्च न्यायालय के संबंध में लागू नहीं होता। अगर उच्च न्यायालय के संबंध में, तो ऊपर के जो नियम है वो तो लागू होते हैं, लेकिन पारंगत विधिवेत्ता वाला हाई कोर्ट से अपेक्षा नहीं रखी जाती। अर्थात हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की अगर नियुक्ति की जाए, तो वहां पर हमें ये नहीं देखने को मिलता कि किसी विधिवेत्ता को हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त की जा सकता। ठीक है, एक महत्वपूर्ण सूचना है जो आनी ही चाहिए। P2I बैच, जो कि इवनिंग बैच है, शाम 6 बजे से शुरू हुआ है। ये बैच आपका स्टार्ट हुआ है, 3-4 कक्षाएं हुई हैं, वो भी ओरिएंटेशन कक्षाएं हैं। तो अगर आप 2024 के लिए टारगेटेड बैच चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं इस बैच के साथ, जिसकी एडमिशन की आखिरी तिथि, अंतिम डेट 31 अक्टूबर है, सॉरी 31 अगस्त है। अगर 31 अगस्त तक आप ये एडमिशन ले लेते हैं, तो आप P2I के जो 3rd बैच है, इस बैच के साथ आप जुड़ पाएंगे। अन्यथा आपको फिर मॉर्निंग बैच मिलेगा, सुबह का बैच मिलेगा आगे जाके। तो अगर आपको सुबह में समय है, तो आप अगले बैच से जुड़ेंगे, और अगर आपके पास सुबह में समय नहीं है, शाम को पढ़ना चाहते हैं, शाम में ही पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसी दशा में आपको 31 अगस्त तक अपना निर्णय ले लेना चाहिए और इस बैच के साथ जुड़ जाना चाहिए। जब भी आप बैच के साथ जुड़ें, तो AP लाइव कोड का इस्तेमाल ज़रूर कर लें, क्योंकि इस कोड का इस्तेमाल करने के बाद आप मेरे व्यक्तिगत मार्गदर्शन में होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको समय-समय पे गाइड करता रहूं, मदद करता रहूं, तो आप 31 अगस्त से पहले अपना निर्णय लें और AP लाइव कोड का इस्तेमाल करना न भूलें। ये महत्वपूर्ण कक्षाओं की सीरीज आपके समक्ष आती है सुबह 8 बजे, कभी लाइव, कभी रिकॉर्डेड फॉर्म में। आज भी हम आपके साथ इस अनुच्छेदों की सीरीज पे साथ हैं। P2I बैच बहुत ही क्वालिटेटिव, गुणात्मकपूर्ण बैच है। जब हम कहते हैं, तो कहने के दौरान हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बताता है कि आप इससे जुड़ेंगे तो कभी आप अपने निर्णय पे पछतावा नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि आपने एक मजबूत समझ आधारित निर्णय लिया है, और ऐसे ही निर्णय की ज़रूरत होती है UPSC बनने के लिए। ऐसे निर्णय के साथ जुड़िए और अनुच्छेद 124 का 4 देखिए। ये वो महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो महाभियोग के जैसा दिखता है। अर्थात 124 के 4 में जो प्रक्रिया दी गई है, वो प्रक्रिया लगभग वैसी ही लगती है जैसे अनुच्छेद 61 में महाभियोग।
यही कारण है कि कई बार ये कन्फ्यूजन आपको होता है कि हमारा न्यायाधीश महाभियोग से हटाया जाता है। नहीं, महाभियोग का मतलब होता है आर्टिकल 61 और 124 के 4 में न्यायाधीशों की प्रक्रिया है जो साम्यता रखती। तो 124 के 4 में क्या है? उच्चतम न्यायालय किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता नहीं स्पष्ट हो जाती। अर्थात ये कहता है कि किसी भी न्यायाधीश को साबित कदाचार, मिसबिहेव और इनकैपेबिलिटी, असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है और हटाने की प्रक्रिया के दौरान संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन के द्वारा हटाया जाएगा और राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में राष्ट्रपति के आदेश अगर नहीं दे देता है, मतलब दे दिया हो, उसी सत्र के दौरान राष्ट्रपति ने आदेश दे दिया हो, तो वो हटाया जा सकता है। ये विशेष बहुमत है, ध्यान रखिए। कैसा बहुमत है? विशेष बहुमत है। विशेष बहुमत है। इसमें 2 बहुमत साथ में आ जाते हैं, जैसे संसद प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। जब कुल सदस्य संख्या हो और 2/3 हो तो ये पूर्ण बहुमत और ये विशेष बहुमत, दोहरा बहुमत, और दोहरे बहुमत को ही हम लोग विशेष बहुमत के रूप में जानते हैं। तो इस बहुमत से हटाया जाता है कौन? हमारा न्यायाधीश। ठीक है, अब 5 देख लेते हैं। हटाने की बात तो हो गई, 5 भी ऊपर से ही जुड़ा है। संसद खंड 4 के अधीन, मतलब 4 में जो लिखा है, किसी समावेदन के रखे जाने तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण और साबित करने की प्रक्रिया विधि द्वारा विनियमित की जाएगी। अर्थात कानून संसद बनाएगी कि ये प्रक्रिया कैसे चलेगी। अब संसद ने कानून बनाया कि ये प्रक्रिया कैसी चलेगी, तो कहा गया कि लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य, राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्य इस आशय का प्रस्ताव लाएंगे और अगर ये प्रस्ताव पारित होता है तो उसके बाद एक कमेटी बनेगी, न्यायिक कमेटी। वो कमेटी तय करेगी कदाचार हुआ है या नहीं हुआ है, असमर्थता है कि नहीं। अगर वो कहती है हाँ, तो सदन उस पर विचार विमर्श करेगा, वोटिंग करेगा। दूसरा सदन पर्यवेक्षक के रूप में रहेगा, विचार विमर्श करेगा, वोटिंग करेगा, राष्ट्रपति साइन करेगा और हट जाएगा। तो ये प्रक्रिया बनाई गई। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जाएगा हमारा न्यायाधीश, और ये महत्वपूर्ण बात है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी इसी प्रक्रिया द्वारा हटाए जाएंगे 124 के 4 में। तो 124 का 4 न्यायाधीशों को हटाने संबंधी व्यवस्था की बात करता है, जो आपने देखा इंपॉर्टेंट है 124 का 4। और 124 का 5 कहता है कि संसद ऐसी विधि बनाए कि कौन से विधि से हटाए जाए। अनुच्छेद 124 के 6 भी है। 6 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त जो भी व्यक्ति है उसके समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए जो भी प्रारूप दिया गया है उसके अनुसार शपथ प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। अर्थात पद ग्रहण की तारीख से हमारा जो न्यायाधीश है 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पे रह सकता है। तो शपथ कहाँ होगा और शपथ कौन दिलाएगा, ये अनुच्छेद 124 के 6 में लिखा गया है कि शपथ दिलाने का काम हमारे राष्ट्रपति का होगा या राष्ट्रपति जिसे इस आशय के लिए नियुक्त करे वो करेगा। और शपथ का जो प्रारूप है वो संविधान की तीसरी अनुसूची में है। तो कभी अगर न्यायाधीशों का शपथ आपसे पूछ लिया जाए ये कौन से अनुच्छेद में है, और एक विकल्प होगा कोई नहीं, तो कोई नहीं लगाना, क्योंकि ये किसी अनुच्छेद में नहीं बल्कि शपथ का प्रारूप, शपथ कैसा होगा, तीसरी अनुसूची में लिखा गया है, ये आपको देखना होगा। इसी तरीके से 7 में लिखा है कि कोई व्यक्ति जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण किया है वो भारत राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा। अर्थात अगर वो वकालत करने का प्रयास करे, अगर वो एडवोकेट का काम करने का प्रयास करे, कहीं नहीं करेगा। कहीं नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश पूरे भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी एडवोकेट का काम नहीं कर सकता, कहीं भी सुनवाई भी नहीं कर सकता, कहीं ना अभिवचन कर सकता है न काम कर सकता है।
अर्थात हम कहें तो ये भारत सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पे नियुक्त होने के योग्य नहीं होगा, साथ ही साथ प्राइवेट प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता है। ये लिमिटेशन 124 के 7 में हमारे न्यायाधीश पे लगाया गया है, न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय। तो ये रही सर्वोच्च न्यायालय की बात। अनुच्छेद 124 चूंकि सर्वोच्च न्यायालय की बात करता है, उनके संरचना की बात करता है, तो अभी तक हमने सुप्रीम कोर्ट के सभी संरचनाओं को कि वो संरचना कैसी होगी वो हम लोगों ने यहाँ पर इन अनुच्छेदों के माध्यम से, इन उपखंडों के माध्यम से देखने का प्रयास किया। तो मुझे विश्वास है कि आपको अनुच्छेद 124 समझ में आया होगा। 7 खंड हैं, लेकिन 7 खंड में 2-3 खंड सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला खंड इंपॉर्टेंट है, दूसरा 124 का 1 कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा, 124 का 2 इनकी नियुक्तियां कैसे होंगी, और 124 का 4 ये हटाए कैसे जाएंगे। ये अनुच्छेद वाइज आपको याद करना होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने अनुच्छेद 124 आज आप लोगों ने देख लिया है। यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको आमंत्रित करूंगा कि आप P2I बैच से जुड़ने का प्रयास करें। 31 अगस्त आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें 31 अगस्त, ये देखिए 31 अगस्त ये लास्ट डेट है। आपकी क्लास टाइम होती है 6 से 9, 3 घंटे की कक्षाएं होती हैं और बड़ी मज़ेदार कक्षाएं होती हैं। जो लोग पेट पे जुड़े होंगे वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस बैच से जुड़ने में बिल्कुल भी पीछे ना हो। अगर आप अपने निर्णय को सही ठहराना चाहते हैं, एक गुणात्मक क्वालिटेटिव बैच ढूंढ रहे हैं और जहां आपको आगे ऑफलाइन भी सहयोग मिल जाए, तो आप जुड़िए इस बैच के साथ, प्रीलिम्स पास करिए और आप देखिए इंटर मेंस के लिए आपको ऑफलाइन मॉडल में स्टडी IQ अपने खर्चे पे आपको दिल्ली में रखता है और आपकी तैयारी कराता है। तो महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके साथ जुड़ें। अगर आप चाहते हैं कि जुड़ना और आप चाहते हैं कि मुझसे संपर्क करें और मैं आपको सहयोग करूं, तो ऐसी स्थिति में आप मुझसे जुड़ने के लिए यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं। जैसे amrendra.pandey@studiiq.com ये मेल आईडी है। इस मेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं कि सर मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, मुझे प्रक्रिया बता दीजिए, मुझे प्रोसेस बता दीजिए, मेरा एडमिशन डन करा दीजिए, अपना कोड बता दीजिए। या फिर आप इंस्टा पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा के लिए तो आप इसको स्कैन भी कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। या ये जो पीडीएफ है इसको आपको चाहिए, इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, अमरेंद्र पांडे नोट्स, और इस टेलीग्राम के माध्यम से भी आप मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें सहयोग कर दीजिए एडमिशन में। तो किसी भी तरीके की कोई जानकारी चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, आप यहाँ से रीच आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से जुड़े रहिए, क्लास को लाइक करना मत भूलिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। ये कक्षा ऐसे ही महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की आपकी चलती रहेगी। धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।